तुम सब जो रेजिडेंशियल विलाज में सप्लाईज होड़ करके छुपने की सोच रहे हो, तुम सब गलत हो। सिर्फ मुझे जो रीबॉर्न हुआ है पता है कि सरवाइव करने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है। मैं अचानक से उठ बैठा, लेकिन सीट बेल्ट ने मुझे वापस सीट पर जोर से खींच लिया। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। मेरा एक हाथ हॉर्न पर था और दूसरे हाथ से मैंने अपने गले को पकड़ रखा था। सीट बेल्ट के कसने का दर्द अभी भी मेरी नसों में महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ सीट बेल्ट का दर्द नहीं था, ये उन ज़ॉम्बीज का दर्द था जो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। ज़ॉम्बीज का काटना इतना रियल कैसे हो सकता है? मैंने स्टीयरिंग व्हील छोड़ा और हॉर्न बजना बंद हो गया। कोई सपना इतना रियल नहीं हो सकता। मैंने टाइम देखा, 20 जून 1:58। मुझे अच्छे से याद था कि मेरे सपने में ज़ॉम्बी आउटब्रेक 27 जून को हुआ था और मुझे 25 सितंबर को काटा गया था। 20 जून से लेकर काटे जाने तक इन 3 महीनों में जो भी हुआ वो मुझे साफ साफ याद था। ऐसा कौन सा सपना होता है जो पूरे 3 महीने का हो और जिसकी एक एक डिटेल इतनी क्लियर हो? मैंने सिर उठाकर देखा। मेरे बगल में वो फैक्ट्री रेनोवेशन प्रोजेक्ट था जिस पर मैं काम कर रहा था। मौसम बहुत गर्म था। अगर वो सपना नहीं था तो 5 मिनट बाद मेरा क्लाइंट, जो कभी मुझे सामने से कॉल नहीं करता, मुझे कॉल करेगा और बताएगा कि प्रोजेक्ट का पेमेंट आ गया है और इतनी गर्मी की वजह से वो मुझे रात में काम करने को कहेगा। तो अब मुझे बस 5 मिनट शांति से वेट करके इसे वेरीफाई करना था। ये मेरी लाइफ के सबसे लंबे 5 मिनट थे। गाड़ी का स्ट्रॉन्ग एसी भी इस वक्त फेल लग रहा था। मेरे बालों और स्किन से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टिपक रही थी। मेरी टी शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी। मुझे कोई डाउट नहीं था कि अगर सीट वेंटिलेशन काम नहीं कर रहा होता तो मेरी हालत पैंट में पेशाब करने जैसी हो जाती। जैसे ही घड़ी में 2:03 PM हुआ, मुझे एक अजीब सा रिलीफ फील हुआ। डैम, मैं खुद को ही डरा रहा था। मैंने अपना पसीना पोंछा और वीडियो स्क्रॉल करने के लिए अपना फोन उठाया। तभी फोन की स्क्रीन फ्लैश हुई। क्लाइंट का कॉल आ गया। मैंने घबराहट में कॉल अटेंड किया। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचने लगा कि अब क्या करना है। चाहे जो हो जाए, मुझे सरवाइव तो करना ही होगा, क्योंकि मैंने ये सब पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया था। भले ही वो समय कम था, लेकिन मुझे बहुत कुछ समझ आ चुका था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन 3 महीनों की मेमोरीज मेरे दिमाग में एकदम क्लियर थी, जो मेरे सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ निकल पड़ा। इस वक्त एक सेफ बेस बनाना मेरा पहला स्टेप था। मेरी वाइफ की आज शिफ्ट बदल गई थी और वो घर पर रेस्ट कर रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो वो बेडरूम में द वॉकिंग डेड देख रही थी। क्या टाइमिंग थी! मैंने मन में सोचा, इसे देखने की जरूरत नहीं है। 6 दिन बाद तुम इसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करोगी। मुझे अपनी वाइफ को यह प्रूव करने में 40 मिनट लग गए कि पहला, मैं पागल नहीं हूं और दूसरा, मैं डिवोर्स लेकर अलग नहीं होना चाहता। आखिरकार मेरी वाइफ को लगा कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूं। उसने कहा, कौन बेवकूफ ऐसी कहानियां बनाकर मजाक करता है? टीवी सीरियल्स के राइटर्स भी तो कहानियां ही बनाते हैं ना। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें कहानियां सुनाकर बेवकूफ बनाने वाला इंसान लगता हूं? वो बोली, हाँ, तुमने मुझे अपनी बातों में फंसाकर ही तो पटाया था। मैंने कहा, अभी दोपहर के 3:30 हो रहे हैं। 4 बजे तुम्हारी मॉम का कॉल आएगा कि उनके किचन का नल टूट गया है और पानी हर जगह फैल रहा है। वो बोली, बकवास, मेरी मॉम दोपहर में दुकान पर है। मैंने कहा, आज दुकान की पावर कट हो गई है, इसलिए वो घर आ गई है। तभी मेरी वाइफ का फोन बजा। ये मेरी मदर इन लॉ का कॉल था। मैंने वाइफ को फोन उठाने का इशारा किया। उसने हिचकिचाते हुए फोन उठाया और मैंने स्पीकर ऑन कर दिया। बेटा, मैं घर आ गई हूँ। दोपहर में दुकान पर। इतना सुनते ही मेरी वाइफ की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम और यांगवांग रात को खाने पर घर आ जाना। मेरी वाइफ ने हैरान होकर फोन काट दिया और मुझे घूरने लगी। क्या तुम्हें पहले से पता था कि दुकान की लाइट जाने वाली है? मैंने कहा, अभी भी यकीन नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, 30 मिनट बाद तुम्हारी मॉम फिर कॉल करेंगी और बताएंगी कि नल टूट गया है। मैं भी आराम से वेट करूंगा। इस बीच मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया और ज़ीहू खोलकर सर्वाइवल प्लान्स ढूंढने लगा ताकि कुछ आइडियाज मिल सके। मेरी वाइफ अब बेचैनी से अगले कॉल का वेट करने लगी थी। 4 बजते ही मदर इन लॉ का कॉल एग्जैक्टली टाइम पर आ गया। फोन रखने के बाद मेरी वाइफ मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसने भूत देख लिया हो। तुमने जो भी कहा वो सच था। चलो मान लेते हैं कि वो एक सपना था। तो उस सपने में मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन और मेरा क्या हुआ? तुम्हारी मॉम का क्या हुआ? मैंने गहरी सांस ली और बताया, मेरी मॉम आउटब्रेक वाले दिन ही महजोंग पार्लर में मारी गई। तुम्हारी बहन 14th डे गायब हो गई। तुम्हारे पेरेंट्स घर में 55 डेज तक सरवाइव कर पाए। तुम घर में छुपी थी और जब मैं खाना ढूंढने बाहर गया तो मुझे काट लिया गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लेकिन इस बार मैं अपनी फैमिली को पूरी तरह सेफ रखूंगा। इसके बाद हम मदर इन लॉ के घर गए, नल ठीक किया और मैंने अपने पेरेंट्स इन लॉ को भी पूरी सिचुएशन समझाकर कन्विंस कर लिया। अब हम प्लान बना सकते थे कि इस अपोकलिप्स में कैसे सरवाइव करना है। मेरी वाइफ ने कहा, सबसे स्ट्रॉन्ग जगह तो पक्का हमारे बैंक का वॉल्ट होगा। दीवारें भी मोटी हैं और 6 तरफ स्टील प्लेट्स लगी हैं। वहां घुसना बहुत मुश्किल है। मेरी वाइफ का दिमाग हमेशा ऐसे ही अजीब आइडिया सोचता था। मैंने कहा, तुम्हारे वॉल्ट में मजबूती के अलावा कुछ भी नहीं है। वहां पानी तक नहीं है। वहां जाने का मतलब है बस भूखे मरने का वेट करना। मेरे फादर इन लॉ ने कहा, यांग वांग का मतलब है कि ये सब सितंबर के एंड तक भी खत्म नहीं होगा। तुम वहां कितना सामान ले जा पाओगी? मैंने भी एक और पॉइंट मारा, 10th डे ही पानी और बिजली कट जाएगी। तुम्हारे वॉल्ट में तो सांस लेने के लिए हवा भी नहीं बचेगी। तभी मेरी मदर इन लॉ किचन से फ्रूट्स की एक प्लेट लेकर आई और बोली, यांग वांग, तुमने ये सब एक्सपीरियंस किया है।
तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। मैं यांग वैंग हूँ। अब मुझे अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके 1 हफ्ते बाद अपनी फैमिली को जिंदा रखने का प्लान बनाना था। अपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए टाइमिंग, लोकेशन और टीम वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी टाइमिंग साफ तौर पर मेरे साइड थी। मेरे पास दूसरों से 7 दिन ज्यादा थे प्रिपेयर करने के लिए, भले ही मैंने आधा दिन वेस्ट कर दिया था। लोकेशन की बात करें तो मैंने दोपहर में आधा घंटा फोरम्स पर 100 से ज्यादा डूम्सडे सर्वाइवल गाइड्स पढ़ने में लगाया था। उनमें से ज्यादातर का प्लान बस घर में छुपकर सर्वाइव करने का था। सोचूं तो ये लॉजिकल भी है। आज के सिटी पीपल फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते। कुछ लोग शायद हाफ मैराथन दौड़ लें, कुछ 60 केजी का स्क्वाट कर लें, लेकिन अपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं, उनमें ये सब बहुत पीछे हैं। इनकी वीकनेसेस बहुत ज्यादा है और स्ट्रेंथ्स बहुत कम। किसी में बाहर जाकर रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती। छुपकर सर्वाइव करने के भी 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक रहने की जगह और दूसरा उसे एक डॉग हाउस की तरह सेफ बनाना। इंटरनेट पर छुपकर रहने के 2 मेन ट्रेंड्स थे, हाई राइज अपार्टमेंट्स और इंडिपेंडेंट विलास। विला ट्रेंड भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था, कम्युनिटी विलास और रूरल विलास। लेकिन चाहे कोई भी ऑप्शन हो, ये सब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं और इनमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। रेजिडेंशियल हाउसेज में छुपने के कुछ बड़े नुकसान हैं। पहला, स्पेस कम होता है और लिमिट से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। हाई राइज अपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा 300 स्क्वायर मीटर्स के होते हैं और विलास 500 स्क्वायर मीटर्स के। लॉन्ग टर्म के लिए इनमें सिर्फ 3 से 5 लोग ही रह सकते हैं। सप्लाईज की रिक्वायरमेंट और स्टोरेज स्पेस एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे, सामान रखने की जगह उतनी ही कम पड़ेगी। एक आर्टिकल में तो ये भी लिखा था कि 7 लोग 140 स्क्वायर मीटर्स के घर में 2 साल तक बिना बाहर निकले सर्वाइव कर सकते हैं। क्या बकवास है। दूसरा नुकसान, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बहुत खराब होती है। मॉडर्न हाउसेस को चलने के लिए पब्लिक फैसिलिटीज की जरूरत होती है। पानी और इलेक्ट्रिसिटी कटने के बाद लाइफ क्वालिटी तेजी से गिरेगी, हालात बहुत बुरे हो जाएंगे और छुपने की जगह भी एक्सपोज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, हाई राइज बिल्डिंग्स में पानी कटने के बाद टॉयलेट फ्लश करने से ही पता चल जाएगा कि ऊपर कोई रह रहा है और शायद लोगों को यह भी लग जाए कि तुम्हारे पास बहुत सप्लाईज है। तीसरा, डिफेंस बहुत वीक होता है। कुछ आर्टिकल्स में बुलेट प्रूफ ग्लास और हाई स्ट्रेंथ सिक्योरिटी डोर्स लगाने की बात कही गई है। क्या तुमने कभी किसी को खिड़की तोड़कर डोर फ्रेम निकालते देखा है? मैंने ये किया है। कुछ बेवकूफ सोचते हैं कि डोर क्लोजर लगाने से फायर डोर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भाई, इसे फायर डोर कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये कितना स्ट्रांग होता है? चौथा, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी खराब होती है। हाई राइज बिल्डिंग्स तो फिर भी ठीक है, लेकिन विलास में एक यार्ड होता है। क्या तुम यार्ड पर ग्लास का कवर लगाने वाले हो? वरना ज़ॉम्बीज दीवार फांद कर आ जाएंगे। और क्या वो ग्लास कवर ज़ॉम्बीज का वेट सह पाएगा? क्या वो किसी के हमले से बच पाएगा? पांचवा, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। स्टोरेज के लिए सिर्फ जगह ही नहीं, बल्कि सामान ले जाने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज और रास्ते भी चाहिए होते हैं। मैंने पढ़ा कि एक राइटर ने 300 बोरी चावल और 300 बोरी आटा खरीदा और उसे 20th फ्लोर पर ले जाने की बात कही। तुम्हारे घर का दरवाजा कितना चौड़ा है? क्या वहां से कोई गाड़ी अंदर जा सकती है? एलिवेटर की वेट लिमिट क्या है? क्या वहां पैलेट्स रखे जा सकते हैं? फ्लोर का लोड बियरिंग कैपेसिटी कितना है और तुम सामान कितना ऊंचा स्टैक कर सकते हो? 300 बोरी चावल का वजन कितना होता है? एक बार में कितनी बोरी उठाओगे? अगर तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है तो जाके ज़ॉम्बीज को क्यों नहीं मारते? छठा, एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी बहुत लिमिटेड होती है। पानी और पावर कट को हैंडल करने के लिए बहुत से लोग सोलर पावर और वाटर प्यूरिफायर्स की इंपॉर्टेंस तो समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ 10 स्क्वायर मीटर्स के सोलर पैनल्स और 10 डिग्री पावर स्टोरेज खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो वाटर प्यूरिफायर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, फैन और दुनिया भर के होम अप्लायंसेस चला लेंगे। क्या दिमाग है? क्या कभी टोटल पावर कंजम्पशन कैलकुलेट किया है? सातवां, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत खराब होता है। हर आर्टिकल ने पैकेजिंग वेस्ट की प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया है, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। किचन वेस्ट और सीवेज का क्या करोगे? नॉर्मल कंडीशन में एक इंसान दिन में 2 kg वेस्ट प्रोड्यूस करता है। 3 से 5 लोगों के परिवार में 6 महीने के अंदर ही घर कचरे से भर जाएगा। मेरी वाइफ और उसके पेरेंट्स मुझे एक अजीब सी हैरानी से देख रहे थे। क्या तुमने ये सब सिर्फ आधे घंटे में सोच लिया? मेरी वाइफ ने पूछा। मैंने मन में सोचा, भाई उस सपने में मैंने 3 महीने तक इस दर्द को झेला है। मैंने अपनी वाइफ को स्माइल करते हुए कहा, मेरे पास एक जगह है और मैंने लोकेशन ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है, लेकिन पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमारे साथ कौन कौन होगा। मैं और मेरी वाइफ डिंक कपल है। उसके पेरेंट्स जिंदा है। मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और मेरी मदर हम दोनों के साथ रहती है। हमारे घर में एक 3 साल का काला लैब्राडोर डॉग है और मेरे इन-लॉज के पास एक मोटी ऑरेंज कैट है। मेरी वाइफ की एक छोटी बहन भी है जो फिलहाल नेबरिंग प्रोविंस के प्रोविंशियल हॉस्पिटल में डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही है। तो हमारी टीम में 5 इंसान, एक बिल्ली और एक कुत्ता होंगे। मेरे फादर इन लॉ ने पहले अपना बिजनेस शुरू किया था। उन्हें मशीन्स रिपेयर करना आता है, इलेक्ट्रिकल वर्क भी कर लेते हैं। उनके पास B क्लास ड्राइविंग लाइसेंस है और वो भारी गाड़ियां भी चला सकते हैं। मुझे कारपेंट्री,
मेसनरी और वेल्डिंग आती है। बेसिक रहने की जगह बनाना भी हम दोनों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी लोग भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम अपना शेल्टर बना लेंगे। मैंने कहा, पहले अपनी बहन को वापस बुलाओ, अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो उसे भी साथ ला सकती है। मेरी वाइफ ने पूछा, तुम आखिर हमें कहाँ छुपाने का प्लान कर रहे हो? मेरा नाम यांग वोंग है। मेरी एक छोटी सी रेनोवेशन कंपनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस काम से मैं अपने घर का पेट पालता था, एक दिन वही मेरी जान बचाने के काम आएगा और मुझे इसी स्किल का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में अपनी फैमिली को बचाना होगा। 20 जून 6:40 PM डूम्सडे सर्वाइवल टीम की पहली प्लानिंग मीटिंग शुरू हुई। मेरे फादर इन लॉ के लिविंग रूम में सब लोग बैठे थे। मीटिंग में फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी वाइफ और मैं शामिल थे। कुत्ते और बिल्ली को मिलाकर हमने फर्श पर 7 ब्लूप्रिंट्स बिछाए हुए थे। हमने उनके कोनों को दबाने के लिए जूते, वाटर कप्स, यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्ली का भी इस्तेमाल किया था ताकि ब्लूप्रिंट्स सीधे रहें। मेरी वाइफ टैबलेट लेकर मीटिंग के नोट्स बना रही थी। टीवी पर बिल्डिंग के इंटीरियर और एक्सटीरियर की पिक्चर्स स्लाइड हो रही थी और लैपटॉप पर बिल्डिंग का 3D मॉडल चल रहा था। मैं एक चॉपस्टिक को पॉइंटर की तरह इस्तेमाल करके सबको समझा रहा था। हमारा टारगेट बिल्डिंग, या यूं कहूं कि हमारा फोर्ट्रेस, एक इंटरसेक्शन के साउथ ईस्ट कॉर्नर पर है। इसका कंस्ट्रक्शन 2014 में शुरू हुआ था। इसका स्ट्रक्चर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बना है। इसमें टोटल 5 फ्लोर्स हैं, 2 फायर स्टेयर्स हैं और 2 स्पाइरल स्टेयर्स हैं। हर फ्लोर का एरिया 830 स्क्वायर मीटर्स है और टॉप फ्लोर पर 640 स्क्वायर मीटर्स की छत है जहां जाया जा सकता है। ओरिजिनली इसे कोल्ड स्टोरेज और ऑफिस के लिए डिजाइन किया गया था। इसे बनाते वक्त 2008 के मैसिव अर्थक्वेक से सबक लिया गया था, इसलिए इसकी बिल्डिंग स्ट्रेंथ को खास तौर पर मजबूत किया गया था। इसकी दीवारें और फ्लोर्स नॉर्मल कोल्ड स्टोरेज से 20% ज्यादा मोटे हैं। इसकी वजह से ये बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ और शॉक प्रूफ है और इसका हीट इंसुलेशन और साउंड इंसुलेशन कमाल का है। मैं स्क्रीन पर चॉपस्टिक से पॉइंट करते हुए अपनी फैमिली को सारी डिटेल्स बता रहा था। क्या कोल्ड स्टोरेज का काम पूरा हो गया था? मेरे फादर इन लॉ ने एकदम मेन पॉइंट पकड़ा। अगर वो पूरा हो चुका है तो हमें हीट और साउंड इंसुलेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्लोज्ड कोल्ड स्टोरेज में वेंटिलेशन की वैसी ही प्रॉब्लम होगी जैसी बैंक के वॉल्ट में थी और वहां ओपन फायर का इस्तेमाल करना भी बहुत डेंजरस होगा। मैंने जवाब दिया, नहीं, वो पूरा नहीं हुआ था। 2016 में बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर और पानी बिजली की फैसिलिटीज पूरी हो गई थी, लेकिन बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पास होने में 2 साल लग गए क्योंकि असल में वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था। मैंने इंटीरियर फोटोज निकाली, सही फोटो की तरफ इशारा करते हुए आगे बोला। 2019 में कोल्ड स्टोरेज का काम शुरू हुआ। उन्होंने बेस के लिए 50 mm सीमेंट सैंड, इंसुलेशन के लिए 50 mm एक्सपेंशन बोर्ड, 200 mm सैंडविच स्ट्रक्चर इंसुलेशन लेयर और 30 mm फायर रेजिस्टेंट रॉक वूल लेयर का इस्तेमाल किया। सैंडविच इंसुलेशन लेयर के अंदर कूलिंग सिस्टम के पाइप्स हैं। स्ट्रक्चर करीब 90% कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अमोनिया कूलिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल होने से पहले ही क्राइसिस आ गया। कंपनी बैंकरप्ट हो गई और प्रोजेक्ट रुक गया। तो इसका मतलब वो एक अनफिनिश्ड बिल्डिंग है जिसमें ना पानी है और ना बिजली। मेरी मदर इन लॉ ने भागने की कोशिश कर रही ऑरेंज कैट को पकड़कर जोर से सहलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, पिछले साल एक न्यू एनर्जी फोकलिफ्ट कंपनी ने इन्वेस्ट किया था। उन्हें कोल्ड स्टोरेज का साउंड प्रूफिंग बहुत पसंद आया। वो BYD ब्लेड बैटरीज के लिए स्टैंपिंग इक्विपमेंट बनाते थे जो बहुत शोर करता है, इसलिए उन्होंने कोल्ड स्टोरेज के अनफिनिश्ड हिस्से को मॉडिफाई करके वहां अपने इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट्स लगा दिए। मैंने करंट फोटोज निकालकर उन्हें एक एक करके दिखाया। न्यू एनर्जी कंपनीज को हमेशा ब्लैक टेक्नोलॉजी यूज करने का शौक होता है। इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर लोडिंग प्लेटफॉर्म है, 2nd फ्लोर ऑफिस एरिया है और 3rd फ्लोर के ऊपर कोई खिड़कियां नहीं है, इसलिए उन्होंने 3rd फ्लोर के ऊपर ईस्ट, वेस्ट और साउथ की दीवारों और छत को पावर जनरेटिंग ग्लास कर्टन वॉल से कवर कर दिया। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो 5th फ्लोर पर रखे एक चार्ज कंट्रोलर के थ्रू 800 वोल्ट्स DC के रूप में स्टेबली आउटपुट होती है। इस बिल्डिंग का एनुअल पावर जनरेशन डिजाइन 300 मेगावाट्स है। जाहिर है रियलिटी में इतना ज्यादा नहीं होता और फ्यूचर में वेदर इतना एक्सट्रीम होने वाला है कि अगर हमें 20% पावर भी मिल जाए तो भगवान का शुक्र होगा। मैंने अपने हाथ फैलाए। 20% पावर कितनी होती है? 60 मेगावाट्स में से ट्रांसमिशन लॉस और स्टेप अप लॉस हटाकर करीब 40,000 यूनिट्स बिजली। अगर इसे और कम भी कर दे तो भी हमारे पास 12,000 यूनिट्स बचेंगी। दिन का 30 यूनिट्स बिजली भी हमारे लिए काफी होगी। मेरे फादर इन लॉ ने कैलकुलेट किया और बोले, अगर ऐसा है तो हमारी असली प्रॉब्लम सिर्फ बिजली को स्टोर करना है, जो इतना मुश्किल नहीं है। बिल्डिंग के सामने उनका एक छोटा सा शोरूम है और वो परसों डिलीवर होने वाला है। 5 कार ब्लेड बैटरी पैक्स हैं और 10 ब्लेड बैटरी मॉड्यूल्स हैं जो टोटल 950 यूनिट्स बिजली स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज तो काफी है पर आउटपुट कितना होगा? मैंने बताया, कार बैटरी पैक्स का आउटपुट 6000 वॉट्स हो सकता है और बैटरी मॉड्यूल्स का 1000 वॉट्स। हम इन्हें ग्रुप्स में यूज कर सकते हैं और बारी बारी से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। सबने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। बिजली का सोर्स मिल गया था, स्टोरेज का तरीका भी मिल गया था। अब बात थी पावर यूसेज की। पूरी बिल्डिंग की डिजाइन पावर कैपेसिटी 400 किलोवाट्स थी और हर फ्लोर की 100 किलोवाट्स। कहने को तो ये बहुत थी, लेकिन मैंने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, हम बिल्डिंग का प्री इंस्टॉल्ड वायरिंग सिस्टम यूज नहीं कर पाएंगे जिसमें पावर सर्किट्स, लाइटिंग और वीक करंट सिस्टम्स शामिल हैं।
इसकी वजह बहुत सिंपल है, शोर और पुराने इक्विपमेंट्स। मैंने फैक्ट्री के टॉप व्यू वाली फोटो खोली। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से फोर्ट्रेस का ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन बाउंड्री वॉल के पास एक ओपन एरिया में बने हैं, और क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है, वहां यूज होने वाली लाइट्स हाई पावर एक्सप्लोजन प्रूफ लाइट्स हैं। वो ब्राइट तो बहुत हैं, लेकिन बिजली भी बहुत खाती हैं, और उन लाइट्स में खुद का कूलिंग सिस्टम भी लगा है। तो अगर हमने एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम यूज किया तो ट्रांसफार्मर्स और लाइट्स का बहुत शोर होगा और पावर वेस्ट भी होगी। शोर ज़ॉम्बीज और लोगों को अट्रैक्ट करेगा, और अगर इक्विपमेंट खराब हो गया तो हम उसे रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। मेरे फादर इन लॉ ने कुछ सोचा और कहा, अगर हमारे पास बिजली बनाने और स्टोर करने की काफी कैपेसिटी है तो क्यों ना हम अपना खुद का सर्किट बना ले। ग्लास पावर जनरेशन चार्जर्स के थ्रू ब्लेड बैटरी पैक्स को बिजली देगा, और फिर हम बैटरी पैक्स के 6000 वॉट एक्सटर्नल पावर आउटपुट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने तुरंत ऐड किया, आपको यह देखना होगा कि क्या हमें टाइमर सर्किट ब्रेकर्स मिल सकते हैं ताकि हम सारी बैटरीज को इक्वली यूज कर सके। फादर इन लॉ ने सिर हिलाया। मेरी वाइफ ने भी इशारा किया कि उसने ये पॉइंट नोट कर लिया है। बहुत बढ़िया काम। हमारे पास 5 बैटरी पैक्स हैं। हम उन्हें 2+2 कॉम्बिनेशंस में यूज करेंगे और एक को बैकअप के लिए रखेंगे। जब तक हम अपना पावर कंजम्पशन 10 किलोवाट से कम रखेंगे, तब तक पावर सप्लाई सेफ और स्टेबल रहेगी। बिजली की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अगली चीज है पानी। पानी की प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में बांटना होगा: पानी लाना, उसे स्टोर करना और सुएज मैनेजमेंट। सबसे पहले पानी लाने और स्टोर करने की बात करते हैं। आउटब्रेक के 10 दिन बाद पानी और बिजली कट जाएंगे। एक बार फिर से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हुए मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। पानी जाने से लेकर भारी बारिश होने तक 13 डेज का गैप था। 7 डेज की बारिश के बाद 46 डेज तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई। इसका मतलब हमें कम से कम 60 डेज का पानी स्टोर करना होगा। अगर हम अपने घर के करंट वाटर यूसेज के हिसाब से देखें तो हमें 43 टन पानी चाहिए होगा। ये नंबर बहुत पागलपन वाला है। 40 टन वाटर टैंक कितना बड़ा होगा, और मुझे नहीं लगता कि बिल्डिंग का फ्लोर इतना भारी वेट सह पाएगा। सही कहा। इसलिए हमें पानी बचाने, उसे स्मार्टली यूज करने और रिसाइकल करने के सारे तरीके आजमाने होंगे। मेरे फादर इन लॉ ने कहा, तुम दोनों माँ बेटी रात को बैठकर सोचना कि हम घर में पानी कैसे बचा सकते हैं। मेरी वाइफ ने चुपचाप सिर हिला दिया। अच्छा हुआ उन्होंने कहा, अगर मैं कहता तो वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। बिल्डिंग के अंदर 2 5 टन वाटर टैंक्स हैं। उनके प्रोडक्शन के लिए बहुत सारा प्योर वाटर चाहिए होता था, इसलिए वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सिस्टम फर्स्ट फ्लोर पर है। मैं इसके कुछ पार्ट्स निकालकर कोल्ड स्टोरेज एरिया में रख दूंगा ताकि ऐसा लगे कि प्योरिफिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मैंने थोड़ा पानी पिया और आगे कहा, कुछ दिन पहले मुझे बिल्डिंग के साउथ में मौजूद फ्लावर बेड में एक पंप वेल मिला। पाइप्स पहले से जमीन के अंदर दबे हुए हैं और पानी का आउटलेट पाइप शाफ्ट में छिपा हुआ है। सेकंड फ्लोर पर एक आउटलेट है। मुझे लगता है कि 50 मीटर का एक छोटा सबमर्सिबल पंप लगाकर हम पानी निकाल सकते हैं। शायद पुरानी कंपनी मशीन्स को ठंडा करने के लिए चोरी छुपे अंडरग्राउंड वाटर निकाल रही थी। मैंने टेस्ट ब्लूप्रिंट निकाला और पाइप्स की लोकेशन मार्क कर दी। मैं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर पाइप शाफ्ट को पूरी तरह से सील कर दूंगा और पाइप्स को 4th फ्लोर तक एक्सटेंड कर दूंगा। हम उसी वेल वाटर को यूज करेंगे, इसलिए हमें एक अलग वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम चाहिए होगा, और हमें उन दोनों वाटर टैंक्स में यूवी डिसइंफेक्शन लाइट्स भी लगानी होंगी ताकि पानी हमेशा बैक्टीरिया फ्री रहे। सबसे आखिरी चीज है सीवेज मैनेजमेंट, और ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक इंसान दिन में 2 kg वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ह्यूमन वेस्ट और नॉर्मल सीवेज को अलग रखना होगा। टॉयलेट के लिए हम आरवी मोबाइल टॉयलेट्स का यूज करेंगे, साथ में डिग्रेडेशन लिक्विड डालेंगे और ब्लैक वाटर टैंक्स को डबल कर देंगे। जब पूरी तरह सेफ लगेगा तब हम उसे मेन सीवेज पाइप में डंप कर देंगे। हम सिर्फ क्लोज्ड पाइप शाफ्ट का यूज करेंगे और दूसरे शाफ्ट को सूखा रखेंगे। मैंने अपने कुत्ते को पैर से थोड़ा खिसकाया क्योंकि उसका पिछला हिस्सा पाइप शाफ्ट के नक्शे पर रखा हुआ था। नॉर्मल सीवेज को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। किचन वेस्ट वाटर में ऑयल होता है, इसलिए हम उसे एक स्टोरेज टैंक में कलेक्ट करेंगे। एक ऑयल वाटर सेपरेटर की मदद से हम ऑयल को फिल्टर कर लेंगे और बाकी बचे पानी को दूसरे सीवेज वाटर के साथ स्टोर कर लेंगे। जब भी बारिश होगी हम चुपके से उस पानी को सिटी के सीवेज नेटवर्क में छोड़ देंगे। मैंने कुत्ते को शांत करने के लिए एक बिस्किट पैक कर दिया। सीवेज मैनेजमेंट का मेन पॉइंट ये है कि सब कुछ छुपकर और शांति से होना चाहिए। इसे पानी बचाने और रिसाइकल करने के साथ जोड़ना होगा ताकि सीवेज कम से कम बने और हमारे एक्सपोज होने का रिस्क भी कम हो जाए। मेरे फादर इन लॉ काफी कॉशियस थे। क्या दोनों सीवेज पाइप्स आपस में कनेक्टेड हैं? नहीं, वो कनेक्टेड नहीं है। यहाँ तक कि सेप्टिक टैंक्स भी 2 अलग अलग हैं। तो जब हम पाइप शाफ्ट को सील करेंगे तो हमें उसे भरने के लिए फोम मटेरियल का यूज करना होगा ताकि गंदे पानी की आवाज शाफ्ट में गूंजे नहीं। ठीक है पापा, आपका पॉइंट बहुत बढ़िया है। मैं सच में उनके दिमाग से इंप्रेस हो गया था। तभी डोरबेल बजी। मेरी मॉम आ गई थी।
उनके हाथ में स्नैक्स थे। उन्हें अंदर आते देख मेरी मदर इन लॉ ने अपना माथा पीटा। हम बातों में इतने मग्न हो गए कि खाना ही भूल गए। चलो जल्दी किचन में चलते हैं। उन्होंने स्टीम ओवन से खाना निकाला और टेबल पर रख दिया। तुम सब लोग आओ, खाना खाते खाते बात करते हैं। मेरी मॉम बहुत कंफ्यूज थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? खाना खाने तक का होश नहीं है? मेरी वाइफ मेरी मॉम को सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। कुछ नहीं, मैंने कहा, गर्मियां आ गई है ना, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सब फैमिली वाले मिलकर कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर चले जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम और तुम्हारे पेरेंट्स मिलकर जगह डिसाइड कर लो। उनके आइडियाज भी सुन लेना। हाँ, अभी जगह डिसाइड नहीं हुई है, आप बस मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरी मॉम ने मेरी वाइफ से कहा, अपनी बहन को भी बुला लेना, हम सब साथ चलेंगे। जी मॉम, मेरी वाइफ ने कहा। मेरी मॉम ने देखा कि खाना लग चुका है तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को हेलो बोला और अपने स्क्वायर डांस के लिए चली गई। मेरी वाइफ बहुत कंफ्यूज थी। तुमने अपनी मॉम को सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने 50 सालों तक सोसाइटी की सेवा की है। मैं बैठ गया और गरम बन लेकर खाने लगा। तभी सोफा पर रखे मेरे फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया। मेरी वाइफ उछलती हुई गई और फोन उठा लिया। देखो जरा किसने मैसेज किया है। ओह, मैंने बन खाते हुए कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे और किसी दूसरी लड़की के सीक्रेट मैसेजेस पढ़ लूंगी? मैंने पोक बैली का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में रखा और जैसे ही उसे काटा, उसमें से रसदार मीट का जूस निकलकर मेरे मुंह में फैल गया। गाढ़ी सॉस का फ्लेवर तुरंत मेरे पूरे मुंह में भर गया और हल्के गर्म जूस के साथ एक हल्की सी रोस्ट वाली महक भी थी। मैलार्ड रिएक्शन का ये टेस्ट सच में नशा करने वाला था। इस पहली बाइट का मजा लेने के बाद मैंने सुकून से सांस ही ली थी कि मेरी वाइफ जोर से चिल्लाई। मैंने झटके से अपना सिर घुमाया। उसने फोन मेरे चेहरे के एकदम सामने कर दिया था, जिससे मेरी पूरी नजरों के सामने बस स्क्रीन ही थी। एक अननोन नंबर से मैसेज था। मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। सिर्फ फोन का नोटिफिकेशन लाइट जल बुझ रहा था, जो बता रहा था कि वक्त अभी भी चल रहा है। मैं यांग वांग हूँ, एक अकाउंटिंग डिप्लोमा ग्रेजुएट जिसने अपनी लाइफ में कभी अकाउंटेंट का काम नहीं किया। और अब मुझे जिस चीज का अकाउंट मेंटेन करना था वो मेरी फैमिली की जिंदगी थी, ताकि हम इस अपोकलिप्स में सर्वाइव कर सके। अगर मैं सही कैलकुलेट करूं तो भी जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन अगर मैंने गलत कैलकुलेट किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने अपने मुंह का खाना निगला और काउंटडाउन शुरू किया। 5, 4, 3, 2, 1। फोन की स्क्रीन दोबारा लाइट अप हुई। कॉल आ रहा था, उसी अननोन नंबर से। मेरी वाइफ ने फोन टेबल पर फेंक दिया, मुड़कर मेरे पीछे छुप गई और मेरे कपड़ों को जोर से पकड़ लिया। मैंने कॉल उठाया और स्पीकर ऑन कर दिया। एक साफ लड़की की आवाज सुनाई दी। डर लगा ना? डर गए ना तुम लोग? मैं तो नहीं डरा, लेकिन तुम्हारी बहन की हालत जरूर खराब हो गई है। क्या? ऐसे कैसे? मैंने तो अपनी बहन को वी चैट पर मैसेज करके बता दिया था कि मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया है। जरा चेक करो, कहीं फोन का मोबाइल डेटा या वाईफाई तो बंद नहीं है। अरे हाँ, सच में। चलो मैं बाद में बात करती हूँ, तुम मेरी बहन को मना लेना, मैं उसे कल कॉल करूंगी। बीप की आवाज आई और कॉल कट गया। मैंने अपनी वाइफ के सामने फोन हिलाया। मेरी वाइफ गुस्से से कांप रही थी। ये पागल लड़की, मैंने कहा, तुम कल ड्राइव करके उसे लेने जाओगी। उससे कहना कि वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाए और एक होम फर्स्ट एड किट की लिस्ट तैयार करे और ऐसे 20 सेट्स खरीद कर लाना। ठीक है, लेकिन हम उसे वहां से क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो एक अलग प्रोविंस है, तो वहां किसी को शक नहीं होगा, मैंने अपने दांत पीसते हुए कहा। और ये बच्ची बहुत मजाक करती है, तुम्हें उसे थोड़ा सबक सिखाना होगा। हम सब ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और फिर से लिविंग रूम के फर्श पर बैठकर प्लानिंग करने लगे। मेरे फादर इन लॉ अपना कप हाथ में लेकर धीरे से बोले, सीवेज मैनेजमेंट इतना आसान नहीं है। टॉयलेट वेस्ट तो फिर भी मैनेज हो जाएगा। अगर हम सही अमाउंट में डिग्रेडेशन लिक्विड यूज करें तो रेजिड्यू बहुत कम होगा और हम उसे सेप्टिक टैंक में डाल सकते हैं। उस सेप्टिक टैंक को अच्छे से छुपाना होगा ताकि किसी को पता न चले कि कोई उसे यूज कर रहा है, और अगले कुछ सालों तक हमें उस सेप्टिक टैंक को साफ करने की टेंशन नहीं लेनी होगी। डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इस सेप्टिक टैंक को साफ करने का साइकिल 12 महीने का है। अगर हर इंसान दिन में 30 लीटर यूज करे तो ये 200 लोगों के लिए काफी है, और हम सिर्फ 6 लोग हैं। इसका मतलब हमें अगले 30 सालों तक इसे साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जल्दी से दिमाग में कैलकुलेट किया। और इन दोनों का क्या? मेरी मदर इन लॉ ने कुत्ते और बिल्ली की तरफ इशारा किया। कुत्ते की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉग टॉयलेट में हम डिग्रेडेशन लिक्विड यूज कर सकते हैं। मैंने अपने पास आ रहे कुत्ते को धीरे से दूर धकेला। लेकिन बिल्ली, थोड़ी प्रॉब्लम है। बिल्ली का वेस्ट डिग्रेड हो सकता है, लेकिन हर तरह की कैट लिटर डिग्रेड नहीं होती। हम सब ने देखा कि बॉस उठी और मटकती हुई अपने लिटर बॉक्स की तरफ गई। मानना पड़ेगा, इस लगभग 20 पाउंड की मोटी बिल्ली में एक बॉस वाला एटीट्यूड था। उसने अपने काम पर नजर गड़ाए इन 2 पैरों वाले इंसानों को तिरछी आंखों से देखा और बड़े ही नखरे से मुंह बनाया। अपना काम खत्म करके वो लिटर बॉक्स से बाहर निकली, खुद को झटका, सोफा पर छलांग लगाई और मजे से लेट गई। अगर हमें डिग्रेडेबल टैट लिटर मिल जाए तो अच्छा होगा कि हम बॉस को भी साथ ले चले।
मेरी मदर इन लॉ की आवाज में उदासी थी। मैंने बॉस की तरफ देखा, वो मजे से वहां लेटी खुद को चाट रही थी, मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मैंने अपना सिर घुमाया और दांत पीसते हुए कहा, मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा, अगर हमें सही कैट लिटर मिल गया तो हम इसे साथ ले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो हमें घर में इसके लिए खाना और पानी छोड़कर इसे इसके हाल पर छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे लगा कि सोफा से मुझे कोई घूर रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलट कर देखा तो बॉस अभी भी बड़े आराम से अपने पंजे चाट रही थी। सीवेज डिस्चार्ज के बाद अगला सबसे बड़ा मुद्दा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था। मैंने फोरम पर लगभग 100 आर्टिकल्स पढ़े थे, लेकिन किसी ने भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बताया था। खासकर जब बहुत से राइटर्स सामान जमा करते हैं तो उन्हें पैकेज्ड फूड, स्नैक्स, बॉटल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स और बैरल वाटर भरने का बहुत शौक है। 30:1 के एक्सपेंशन रेशियो के हिसाब से जिन लोगों ने 150 क्यूबिक मीटर से ज्यादा का स्पेस होर्डिंग के लिए रखा है, एक साल के अंदर ही उन्हें 3 क्यूबिक मीटर से ज्यादा प्लास्टिक बैग से घिरे जाने हैं, और प्लास्टिक बैग्स कभी भी अच्छे से स्टैक नहीं होते। इसके अलावा पैकेजिंग के अंदर बचा हुआ खाना और जूस सड़ेगा और बदबू मारेगा। उस वक्त शायद ज़ॉम्बीज भी उस कमरे में आकर तुम्हें काटना पसंद नहीं करेंगे। सॉलिड वेस्ट को पूरी तरह से खत्म करना इम्पॉसिबल है। जब हम सामान जमा करते हैं तो पैकेजिंग का वेस्ट होना तो तय है। जैसे जैसे हमारे छुपने का समय बढ़ेगा और सामान खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे सॉलिड वेस्ट भी बढ़ता जाएगा। हम इस कचरे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते और न ही इसे सीधा बाहर फेंक सकते हैं। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये हमारे शेल्टर के एनवायरनमेंट को बर्बाद कर देगा, और अगर बाहर फेंका तो ये न सिर्फ ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करेगा बल्कि बुरे इरादे वाले इंसानों को भी हमारी तरफ खींच लाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला, कचरा कहां से आ रहा है उसे कंट्रोल करना, और दूसरा, उसे हैंडल करना। मैंने अपने हाथ में पकड़ी कोक की बोतल हिलाई और सबको दिखाते हुए बोला, जब हम सामान स्टोर करेंगे तो हमें बॉटल्स, कैंस, बैरल्स और ऐसी कोई भी चीज अवॉइड करनी होगी जो ग्लास, मेटल या सिरामिक की बनी हो। मेरी वाइफ बोली, तो इसका मतलब तुम आगे से कोक नहीं पी पाओगे? मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम 2.5 लीटर के कार्बन डाइऑक्साइड स्टील सिलेंडर्स और कोक सिरप रख लेंगे। इससे हम खुद कोक बना सकते हैं, और ये सिलेंडर्स इमरजेंसी फायर एक्सटिंग्विशर्स और वेपन्स की तरह भी यूज हो सकते हैं। बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे जैसे फूड साइंस के अकाउंटिंग ग्रेजुएट के लिए तो ये बहुत ही सिंपल काम है। और रही बात वेस्ट को हैंडल करने की, तो इसके लिए हमें 2 छोटी मशीन्स लानी होंगी। मैंने एक फोटो खोली। लेफ्ट साइड वाली एक छोटी स्लो स्पीड वर्टिकल सिंगल शाफ्ट श्रेडर है। इसका साइज 60 सेंटीमीटर्स बाय 46 सेंटीमीटर्स बाय 122 सेंटीमीटर्स है। ये 40 सेंटीमीटर से बड़ी चीजों को नहीं तोड़ सकती, लेकिन ये पेपर, प्लास्टिक, थिन मेटल और कपड़ों को क्रश कर सकती है। क्रश होने के बाद वेस्ट का मैक्सिमम साइज सिर्फ 3 mm रह जाता है। मैंने एक सोयाबीन उठाया और दिखाते हुए बोला, राइट साइड में एक ट्विन स्क्रू फ्लैट प्लेट कॉम्पैक्टर है जिसका डाउनवर्ड प्रेशर 28 टन है। मोल्ड्स का इस्तेमाल करके हम क्रश्ड वेस्ट को 15 सेंटीमीटर्स बाय 20 सेंटीमीटर्स के ब्लॉक्स में कंप्रेस कर सकते हैं, और इन ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक स्टैक किया जा सकता है। दोनों मशीन्स का मोटर पावर 4.8 किलोवाट है। मैंने ब्लूप्रिंट को अपनी तरफ खींचा और 4th फ्लोर के कॉर्नर की तरफ पॉइंट किया। ये वो जगह है जहां ओनर ने बैग हाउस इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट रिमूवल इक्विपमेंट प्लान किया है। यहाँ कुछ छोटे कमरे हैं जिन्हें ऑफिस या स्टोरेज की तरह यूज किया जा सकता है। हम कंप्रेस्ड ब्लॉक्स को वहां स्टोर करेंगे। हम वहां 15 वॉट के 5-6 यूवी ओजोन ट्यूब्स लगा देंगे। पूरे कमरे में ओजोन भर जाएगा और यूवी रेडिएशन से बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी। मैंने कैलकुलेट किया, अगर हम 6 लोग हैं तो करीब 0.2 क्यूबिक मीटर सॉलिड वेस्ट बनेगा। इन मशीन्स की मेंटेनेंस कैसी है? ये फुली मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें कोई सर्किट बोर्ड्स नहीं है और ना ही कोई इजीली डैमेज होने वाले पार्ट्स हैं। सब कुछ सॉलिड मेटल का बना है। स्क्रूज भी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं जो आसानी से खराब नहीं होते। तो हमें मोटर्स का बैकअप रखना होगा। मेरे फादर इन लॉ मशीन्स को बहुत अच्छे से समझते थे। हम 4 सेट्स ऑफ स्लीव्स और फास्टनर्स ले लेंगे। दोनों मशीन्स की मोटर्स इंटरचेंज की जा सकती हैं। पंप्स की मोटर्स भी एक दूसरे का बैकअप का काम कर सकती है। इसके अलावा हम इमरजेंसी के लिए 2 एक्स्ट्रा मोटर्स रखेंगे। अगर सॉलिड मेटल्स आपस में टकराएंगे तो क्या बहुत शोर होगा? मैंने कहा, नहीं, मैंने स्लो स्पीड मशीन्स चुनी है। इनमें टाइम जरूर लगेगा लेकिन शोर कम होगा। इनका वर्किंग नॉइज बस 70 to 80 डेसिबल्स के बीच होगा। मेरे फादर इन लॉ संतुष्ट लगे, तो हम लकड़ी का एक शेड बनाकर उस पर साउंड प्रूफिंग कॉटन लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिर में बात आती है एग्जॉस्ट की, जो सबसे सिंपल पार्ट है। बिल्डिंग के 3rd और 5th फ्लोर पूरी तरह से फिनिश्ड कोल्ड स्टोरेज है। 4th फ्लोर का कोल्ड स्टोरेज एक कॉर्नर से अनफिनिश्ड है। ये वही जगह है जहां डस्ट रिमूवल इक्विपमेंट्स रखे जाने हैं। 3rd, 4th और 5th फ्लोर से पाइप्स डायरेक्टली यहां कनेक्ट हो सकते हैं, और पाइप्स के अंदर साउंड अब्सॉर्बिंग पैनल्स लगे हैं, इसलिए वेंटिलेशन और साउंड प्रूफिंग की कोई टेंशन नहीं है। पूरे डस्ट रिमूवल सिस्टम का बाहर की तरफ खुलने वाला हिस्सा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट रिमूवल टनल है। टनल में डस्ट को अब्सॉर्ब करने के लिए डजन्स ऑफ लेयर्स हैं जो मेटल नेट्स की बनी है। हालांकि इन्हें नेट कहा जाता है, लेकिन असल में ये ग्रिड प्लेट्स हैं। ये 5 mm थिक मेटल प्लेट्स हैं जिनमें हवा पास होने के लिए छोटे बड़े होल्स बने हैं। इस ग्रिड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और वैसे भी टनल का डायामीटर सिर्फ 40 सेंटीमीटर्स है। तुम्हें इस जगह के बारे में इतनी डिटेल्स कैसे पता है? मेरी मदर इन लॉ ने वो सवाल पूछा जो सब पूछना चाहते थे।
क्योंकि यही वो प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। ओनर ने इस अनफिनिश्ड कोल्ड स्टोरेज को खरीदने के बाद मेरी ही कंपनी को प्रोडक्शन वर्कशॉप और ऑफिस एरिया की डेकोरेशन के लिए सिलेक्ट किया था। अगर हम अपना काम शुरू कर देंगे तो तुम ओनर को क्या जवाब दोगे? उनकी कंपनी में टोटल 13 लोग हैं, 4 लोकल और 9 आउटसाइडर्स। आज रात वो सब डिनर पर जा रहे हैं और उनमें से एक का न्यूक्लिक एसिड टेस्ट पॉजिटिव आएगा। कल से वो सब घर में क्वारंटीन हो जाएंगे जब तक कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू नहीं हो जाता। क्या वो हमें सिक्योरिटी कैमरास में नहीं देखेंगे? बिल्डिंग के अंदर और बाहर कैमरास इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन उनका कंट्रोल अभी तक ओनर को नहीं दिया गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्रियल पार्क के कैमरास का कंट्रोल ओनर के पास है, लेकिन वो ये नहीं देख पाएंगे कि हम बिल्डिंग के अंदर क्या कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक हल्की सी स्माइल दी। ओनर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस के हिसाब से मुझे 70% पेमेंट पहले ही कर चुका है और मुझे अभी अपने सप्लायर्स को पेमेंट नहीं करना है। मेरे हाथ में अभी 3.8 मिलियन की कैश है और मैं सप्लायर से एक और बैच सामान उठा सकता हूँ। चलो ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि हम इस बिल्डिंग का जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तुम इस बिल्डिंग को कैसे यूज करने का प्लान कर रहे हो? इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर लोडिंग प्लेटफॉर्म और वाटर प्योरिफिकेशन रूम है। अभी वहां बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का कचरा पड़ा है। हम फर्स्ट फ्लोर को वैसा ही रहने देंगे ताकि ओनर को धोखा दे सके और ऐसा लगे कि ये बिल्डिंग अभी भी अनफिनिश्ड है। सेकंड फ्लोर ऑफिस एरिया और शोरूम है। अभी वहां रॉ मटेरियल्स पड़े हैं और हम उन्हें भी नहीं छुएंगे, इससे भी बिल्डिंग अनफिनिश्ड लगेगी। सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक जाने वाली सीढ़ियों को पहले ही स्टेनलेस स्टील फ्रेम्स और वुडन बोर्ड से ब्लॉक कर दिया गया है। हमें बस कुछ स्टील बार्स वेल्ड करके उसे सीढ़ियों के स्टील फ्रेम के साथ जोड़कर एक सॉलिड पीस बनाना होगा, फिर ज़ॉम्बीज ऊपर नहीं आ पाएंगे। थर्ड फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर का कोल्ड स्टोरेज पूरा बन चुका है, लेकिन हम उसे भी यूज नहीं करेंगे। एक तो ये इंट्रूडर्स को कंफ्यूज करने के काम आएगा, क्योंकि थर्ड से फिफ्थ फ्लोर तक कोई खिड़कियां नहीं है। जब मैं पहली बार वहां गया था तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि मैं कौन से फ्लोर पर हूं। हम स्पेस को इस तरह मॉडिफाई करेंगे कि एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए और फोर्थ फ्लोर छुप जाए। और दूसरा, ये फ्लोर्स फोर्थ फ्लोर की आवाज को बाहर जाने से रोकने के लिए साउंड प्रूफिंग लेयर्स का काम करेंगे। फोर्थ फ्लोर हमारा मेन लिविंग एरिया होगा। इसमें लिविंग एरिया और सर्वाइवल एरिया दोनों होंगे। फोर्थ फ्लोर टोटल 830 स्क्वायर मीटर्स का है। डस्ट रिमूवल इक्विपमेंट्स ने 170 स्क्वायर मीटर्स घेरा हुआ है। 200 स्क्वायर मीटर्स हमारा सर्वाइवल एरिया होगा और 460 स्क्वायर मीटर्स हमारा लिविंग एरिया। तुम्हारा मतलब है कि फोर्थ फ्लोर के कोल्ड स्टोरेज के अंदर कोई और स्ट्रक्चर भी है? मेरे फादर इन लॉ सच में कमाल के थे। उन्होंने तुरंत मेन पॉइंट पकड़ लिया। ओनर ने ओरिजिनली थर्ड फ्लोर पर एक लैब बनाने का प्लान किया था, जिसे साउंड प्रूफिंग की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने साउंड प्रूफ प्रीफैब पैनल्स यूज किए थे। साउंड प्रूफ प्रीफैब पैनल्स का मतलब है ऐसे मूवेबल घर जिनमें साउंड प्रूफिंग हो। इनकी दीवारें, फ्लोर्स और सीलिंग सब फैक्ट्री में बनते हैं और साइट पर आसानी से असेंबल किए जा सकते हैं। इन प्रीफैब रूम्स में दरवाजे, खिड़कियां, पानी, बिजली और लाइटिंग सब पहले से इंटीग्रेटेड होता है। क्या 200 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में पार्टीशंस हैं? क्या छत लगाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ेगी? क्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉल जॉइंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। हम फ्लोर्स और वॉल्स को असेंबल कर सकते हैं और सीलिंग को बिल्ट इन पुलिस की मदद से ऊपर खींचा जा सकता है। मैंने फादर इन लॉ को इंस्टॉलेशन वीडियो दिखाया। इस स्ट्रक्चर के अंदर कई छोटे रूम्स हैं। एक ट्रांजिशन रूम है और 2 छोटे ड्रेसिंग रूम्स हैं जो टोटल 20 स्क्वायर मीटर्स के हैं। इसके अलावा 20 स्क्वायर मीटर्स के 3 और रूम्स हैं। ये रूम्स दोनों तरफ हैं और बीच में एक 120 स्क्वायर मीटर्स का हॉल है। इसका मतलब हमें बेबे के लिए एक और कमरा बनाना होगा? नहीं, हम ट्रांजिशन रूम और ड्रेसिंग रूम की दीवारों को हटा सकते हैं, जिससे 20 स्क्वायर मीटर का एक कमरा बन जाएगा और उन दीवारों का इस्तेमाल करके हॉल में एक टॉयलेट बनाया जा सकता है। और किचन का क्या? मुझे लगता है कि हम फ्यूचर में ट्रेडिशनल चाइनीज फूड नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्टर फ्राइंग से बहुत धुआं और शोर होता है। एयर फ्रायर्स और स्टीम ओवंस हमारे मेन कुकिंग टूल्स होंगे। तो फिर मेरी लाइफ तो बहुत आसान हो जाएगी। मेरी मदर इन लॉ मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन बर्तन धोने की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। हम सब डिश वॉशर यूज करते हैं और तुम डिस्पोजेबल कंटेनर्स यूज नहीं करने दोगे। मेरी वाइफ हमेशा मेन प्रॉब्लम को पकड़ लेती थी। मजाक कर रहा था। कौन बर्तन धोना चाहता है? डिश वॉशर तो यूज करना ही पड़ेगा। मैं तो भूल ही गया हूं कि बर्तन कैसे धोते हैं। और डिश वॉशर हाथ से धोने के मुकाबले पानी भी बचाता है। भले ही जगह कम हो, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। डिश वॉशर तो जरूरी है। मैंने तुरंत कहा, हमारे पास पानी और बिजली दोनों है। हमें बस एक छोटा बूस्टर पंप लगाना होगा ताकि डिश वॉशर में पानी का प्रेशर सही रहे। मुझे सर्किट्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप देखिए कि ब्लेड बैटरी पैक्स के 220 वोल्ट आउटपुट को लिविंग एरिया में कैसे कनेक्ट करना है। हमारे पास 5 बैटरी पैक्स हैं। हम उन्हें 2 के ग्रुप्स में यूज करेंगे और हर हफ्ते बैकअप बैटरी को रिप्लेस करेंगे। इस रोटेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? मेरे फादर इन लॉ ने एक पेन लिया और कैलकुलेट करने लगे। एक 60 एम्पियर पावर कैबिनेट आउटपुट के लिए 3 लेवल एयर स्विचेस चाहिए होंगे। मैंने काफी देर तक वेट किया। जब मैंने देखा कि फादर इन लॉ अभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं और रात के 10 बज चुके हैं, तो मैंने और मेरी वाइफ ने फैसला किया कि हमें अब घर चलना चाहिए। आज का मेन पर्पस सबको एक पेज पर लाना था और बातों ही बातों में हमने इतना कुछ प्लान कर लिया था जो मेरी एक्सपेक्टेशन
से बहुत ज्यादा था। कल मेरी वाइफ को अपनी बहन को लेने जाना था और मुझे सामान खरीदने के लिए फैक्ट्रीज के चक्कर लगाने थे, इसलिए हमें जल्दी सो जाना चाहिए। मेरे इन-लॉज का घर 6th फ्लोर पर था। मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया और मैंने सीढ़ियों से नीचे जाने को कहा। क्योंकि फ्यूचर में वैसे भी कोई एलिवेटर्स नहीं होने वाले थे, तो हम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स की सीढ़ियां सिर्फ इमरजेंसी स्टेयर्स की तरह यूज होती हैं। नॉर्मली क्लीनर्स या मेंटेनेंस वर्कर्स के अलावा वहां से कोई नहीं गुजरता। स्टेयरवेल भी सीढ़ियों के कोने में बना होता है, जहां बाहर की कोई रोशनी नहीं आती। वहां की लाइट भी थोड़ी फ्लिक कर रही थी। माहौल एकदम डरावना सा बन गया था। मैं अपनी वाइफ के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन उसने मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने ऑकवर्ड होकर अपनी नाक खुजलाई। जब हम 2nd फ्लोर पर पहुंचे तो उसके नीचे कोई खिड़कियां भी नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी सीलिंग लाइट थी जो बार बार झपक रही। हमने पहले कभी सीढ़ियों से उतरकर नहीं देखा था। अब जब मैं इसे देख रहा था तो ये बिल्कुल उस कोल्ड स्टोरेज की सीढ़ियों जैसी लग रही थी। मैं खुद को अपनी वाइफ के साथ मजाक करने से नहीं रोक पाया। तभी मेरी नजर नीचे गई। अरे, बॉस बाहर कब आ गई? मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बॉस बड़ी शान से मेरे हाथों में कूद पड़ी। रुको, हम ग्राउंड फ्लोर पर जाकर तुम्हें एलिवेटर से वापस ऊपर भेज देंगे। हमने एक मोड़ लिया जो सीढ़ियों का आखिरी हिस्सा था। सामने ग्राउंड फ्लोर का फायर डोर था। पता नहीं किस बेवकूफ ने बिना कुछ सोचे समझे ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे को लोहे की ग्रिल लगाकर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। वहां कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था। मैं आगे बढ़ा और मैंने लोहे की ग्रिल को थपथपाया। ग्रिल से एक जोरदार क्लैंक क्लैंक की आवाज आई। मैं मुड़ा और अपनी वाइफ से कुछ कंप्लेन करने ही वाला था कि तभी एक भयानक और दिल चीरने वाली चीख मेरे कानों में गूंज उठी। वो आवाज इतनी चुभने वाली थी जैसे किसी ने अपनी वोकल कॉर्ड्स को लिमिट तक खींच दिया हो और फिर भी उसमें से आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हो। ये एक ज़ॉम्बी की आवाज थी। एक जोरदार धमाका हुआ और सेफ्टी डोर धड़ाम से नीचे गिर गया। खून से लथपथ और सड़े हुए मांस वाले चेहरे ग्रिल के उस पार से हमें घूर रहे थे और जोर जोर से गुर्रा रहे थे। अनगिनत हाथ ग्रिल के बीच की जगह से हमारी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। खून और सड़े हुए मांस की बदबू मेरे चेहरे पर आ लगी, जिससे मुझे उल्टी आने लगी। किस्मत से मैंने ठीक उसी वक्त एक कदम पीछे ले लिया था, वरना ज़ॉम्बीज मुझे पकड़ लेते। मैं जल्दी से कुछ सीढ़ियां ऊपर भागा। जब मैंने देखा कि लोहे की ग्रिल ज़ॉम्बीज को रोके हुए है तो मैंने चैन की सांस ली। मैं अपनी वाइफ को खींचने के लिए वापस सीढ़ियों पर गया। जल्दी चलो, हमें मॉम डैड को बताना होगा। मैं अपनी वाइफ का हाथ नहीं पकड़ पाया। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे पीछे इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ज़ॉम्बी चूहे जिनके शरीर पर बाल नाम मात्र के बचे थे, ज़ॉम्बीज के ऊपर से चढ़कर ग्रिल पार करने की कोशिश कर रहे थे। आगे वाले चूहे तो जमीन पर गिरने भी लगे थे। अब हम मारे गए। अपने पिछले सर्वाइवल ट्रायल में मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी, इसलिए मैंने चूहों से बचने का कोई प्लान नहीं बनाया था। हालांकि इन चूहों की स्पीड नॉर्मल चूहों से ज्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन वो ज़ॉम्बीज के ऊपर चढ़कर उस रैट बैरियर को आसानी से पार कर रहे थे। ज़ॉम्बी रैट्स जमीन पर गिर चुके थे और तेजी से सीढ़ियों की तरफ झपट रहे थे। मैं पूरी तरह से डिस्पेयर में डूब गया और बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक म्याऊं की आवाज गूंजी और ज़ॉम्बीज की दहाड़ पल भर में गायब हो गई। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली तो सामने एकदम तेज रोशनी थी। मैं सोफा पर बैठा हुआ था और बॉस न जाने कब से मेरी गोद में लेटी हुई थी। मेरे फादर इन लॉ डाइनिंग टेबल के पास कुछ लिख और ड्रॉ कर रहे थे और मेरी वाइफ मुझे बहुत कंसर्न के साथ देख रही थी। मैंने पूछा, अभी क्या टाइम हो रहा है? वो बोली, 8:30 से थोड़ा ज्यादा। इतनी जल्दी? हाँ, तुमने मेरे डैड को मटेरियल्स कैलकुलेट करने को कहा और फिर तुम सो गए। तुम बस कुछ मिनट्स ही सोए और उठ गए। मैंने बॉस की तरफ देखा। उसने सिर उठाकर मुझे जागते हुए देखा तो एक अंगड़ाई ली, मेरी गोद से उठी और मटकते हुए वहां से चली गई। पता नहीं क्यों मुझे उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा एटीट्यूड नजर आ रहा था। उधर मेरे फादर इन लॉ ने मटेरियल्स की लिस्ट तैयार कर ली थी। मैंने उसकी फोटो खींची और अपने एक रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाले को भेज दी। मैंने मैसेज छोड़ा कि ऑर्डर डबल कर देना, मैं कल सुबह आकर ले लूंगा। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ से बात की। डैड, मैंने थोड़ा सोचा है, 2nd और 3rd फ्लोर के बीच सिर्फ फेंस लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर चूहे या कॉकरोच जैसे जानवर ज़ॉम्बी बन गए तो वो इसे नहीं रोक पाएगा। डैड ने पूछा, तो तुमने क्या सोचा है? मेरी वाइफ ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या हम मेरे बैंक वाले बुलेट प्रूफ ग्लास का यूज करके सीढ़ियों को पूरी तरह सील कर दें? मैंने कहा, यह प्रैक्टिकल नहीं है। नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास बनने में ही 5 दिन का टाइम लगता है और वो भी सिर्फ 10 mm वाले नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी वाइफ को ग्लास की डिटेल समझाते हुए कहा, तुम्हारे बैंक काउंटर पर जो 30 mm का मल्टी लेयर ग्लास यूज होता है उसे बनने में 15 से 20 दिन लग जाएंगे। और ये तो छोड़ ही दो कि बिना किसी लाइसेंस या परमिट के हम उसे खरीद भी पाएंगे या नहीं। और तो और टेम्पर्ड ग्लास इंस्टॉल करने के लिए एक फ्रेम बनाना पड़ता है। ग्लास का साइज जितना छोटा होगा, फ्रेम उतना ही डेंस बनाना पड़ेगा। फ्रेम के जमीन, दीवारों और सीलिंग के साथ उतने ही ज्यादा कनेक्शंस होंगे, जिससे उसका ओवरऑल वेट भी बहुत बढ़ जाएगा। अगर इंस्टॉलेशन जरा भी गलत हुई तो ग्लास पार्टीशन अपने आप गिर सकता है। इसलिए इंटरनेट पर उन आर्टिकल्स में जो लिखा होता है कि आउटब्रेक से कुछ दिन पहले ही कस्टम साइज का ग्लास ऑर्डर कर लो, वो सब बकवास है। पुराने ग्लास को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि टेम्परिंग फर्नेस को गर्म और ठंडा होने में ही बहुत टाइम लग जाता है। अगर बाहर से कोई बुरा इंसान आ गया तो वो आराम से ग्लास फ्रेम को तोड़कर अंदर घुस सकता है। इसका तरीका भी बहुत सिंपल है, बस एक हथौड़े की जरूरत होगी और सारा काम तमाम हो जाएगा।
इसलिए सीढ़ियों को पूरी तरह ब्लॉक करने का इकलौता तरीका है कि हम सीमेंट डालकर एक सॉलिड ब्लॉक बना दें। पहले ओनर ने सेकंड फ्लोर पर सीमेंट बेस और सेल्फ लेवलिंग का काम दोबारा करने को कहा था, इसलिए वहां पहले से ही बहुत सारा सीमेंट और रेत रखा हुआ है। इन मटेरियल्स को यूज ना करना बस वेस्ट होगा। इंडस्ट्रियल पार्क में पहला ज़ॉम्बी 28 को दिखाई देगा, यानी आउटब्रेक के दूसरे दिन दोपहर को, इसलिए हमारे पास 27 की रात को सीढ़ियों को पूरी तरह सीमेंट से भरने का काफी टाइम होगा। यहाँ तक कि हम पाइप शाफ्ट्स और इलेक्ट्रिकल शाफ्ट्स को भी एक अलग तरीके से सील करेंगे। जिन शाफ्ट्स का हम यूज करेंगे उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ फ्लोर पर ब्लॉक कर देंगे, और जिन शाफ्ट्स का हम यूज नहीं करेंगे उन्हें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पर ब्लॉक कर देंगे। एलिवेटर भी फोर्थ फ्लोर पर ही है। हम एलिवेटर सर्किट में एक ब्रेकर लगा देंगे ताकि कोई और एलिवेटर यूज ना कर सके। इस तरह बाकी फ्लोर से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर तक आने का हर रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। और हाँ, एलिवेटर कंट्रोल पैनल को भी तोड़ना होगा या फिर कंपनी से एक स्पेयर पार्ट खरीदना होगा। मैंने कहा, डैड मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो हंसते हुए बोले, बेवकूफ लड़के, अगर कोई एलिवेटर खोलेगा और उसे 5 बटन्स दिखेंगे तो कौन यकीन करेगा कि बिल्डिंग में सिर्फ 4 फ्लोर्स हैं। मानना पड़ेगा ये बुढ़ा सच में बहुत चालाक है। मैंने चेक किया तो पता चला कि ये एक लोकल कंपनी का एलिवेटर है। मैंने उनके सर्विस सेंटर का नंबर ढूंढा और कॉल किया। मैंने उन्हें बातों बातों में बताया कि मेरी बिल्डिंग में एक फ्लोर ऐसा है जहां मैं नहीं चाहता कि कोई भी बटन दबाकर पहुंच जाए। सामने वाला बंदा बहुत समझदार निकला। उसने कहा, भाई साहब, आपका कोई मसाज पार्लर या क्लब है क्या? मैं समझ गया आपको क्या चाहिए। ये बहुत सिंपल है, हमारे पास इसके लिए रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं। आप उस फ्लोर के बटन की जगह एक कॉल बेल लगा सकते हैं, और उस फ्लोर पर जाने के लिए आपको कॉल बेल को लॉन्ग प्रेस करना होगा या फिर बटन से एक पासवर्ड एंटर करना होगा, तभी एलिवेटर वहां जाएगा। उसने आगे कहा, लेकिन ये इलीगल है, इसलिए आपको इसे खुद ले जाकर इंस्टॉल करना होगा। मैंने मन में सोचा, ये तो और भी बढ़िया है, तुम ना ही आओ तो अच्छा है। मैंने तुरंत 2 पैनल्स ऑर्डर कर दिए जो मुझे कल दोपहर तक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्पेस लेआउट की। स्टोरेज एरिया के लिए बाकी लोगों की तरह जमीन पर कार्डबोर्ड बॉक्सेस रखने के बजाय मैंने पैलेट्स का यूज करने का प्लान बनाया। पैलेट स्टोरेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सामान को मूव करना बहुत आसान होता है। फोक लिफ्ट की मदद से एक ही बार में सारा सामान उठाया जा सकता है। एक 1.5 बाय 1.2 मीटर के प्लास्टिक पैलेट पर 1 टन तक का वजन रखा जा सकता है और उसे 1.6 मीटर्स की हाइट तक स्टैक किया जा सकता है, जो करीब 2.83 क्यूबिक मीटर्स होता है। हमारा 460 स्क्वायर मीटर्स का स्टोरेज एरिया है। चूंकि हमें वहां गाड़ियों के गुजरने के लिए ज्यादा जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम बीच का गैप 1 मीटर तक कम कर सकते हैं। डबल रो सेटअप और फायर सेफ्टी गैप छोड़कर हम वहां 180 पैलेट्स रख सकते हैं। इसमें से 1/4 हिस्से को हम मेन स्टोरेज बना लेंगे और बाकी बची जगह पर सेकंड फ्लोर की लकड़ियों का इस्तेमाल करके हाइड्रोपोनिक बॉक्सेस बना लेंगे। इस तरह हम अपने लिए फ्रेश सब्जियां भी उगा सकेंगे। मैंने अपने सारे टास्क के बारे में सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि अब सिर्फ प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना बाकी था। जो भी प्लान किया जा सकता था वो सब हो चुका था। मैंने अपनी वाइफ से बात की और हम घर जाने के लिए तैयार हो गए। बाहर निकलने से पहले मेरी वाइफ अपनी मॉम को कपड़े और जरूरी सामान पैक करने के लिए याद दिला रही थी। मेरी नजरें लगातार बॉस पर टिकी हुई थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपने पंजे मोड़कर बड़े आराम से लेटी हुई थी। उसे देखते हुए मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा, मॉम, बॉस का सारा सामान अच्छे से पैक कर लेना, हम उसे भी अपने साथ ले चलेंगे। इतना सुनते ही बॉस की पूंछ खुशी से हिलने लगी और उसने अपनी आंखें खोल ली। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले वेबो ओपन किया। मुझे याद था कि मेरे पिछले एक्सपीरियंस में 21 जून को करीब 6:30 बजे यूएस आर्मी का एक F-35 फाइटर जेट जापान में क्रैश हो गया था। पायलट के इजेक्ट होने के बाद वो जेट सीधे जापान के मोन्जू न्यूक्लियर रिएक्टर के शील्ड पर जाकर गिरा था। इससे न सिर्फ बहुत सारे लोग मारे गए थे, बल्कि वहां बहुत ज्यादा रेडिएशन भी फैल गया था। मुझे तो यहाँ तक शक था कि कहीं ज़ॉम्बीज़ के फैलने की वजह यही तो नहीं है। 6:32 पर वेबो का टॉप सर्च ट्रेंड अचानक से बदल गया और उस पे लिखा था, यूएस मिलिट्री प्लेन क्रैश्ड इन जापान न्यूक्लियर पावर प्लांट। मैंने एक गहरी सांस ली और स्क्रीन बंद कर दी। जो होना है वो तो होकर रहेगा, हमें बस खुद पर भरोसा रखना होगा। मैं यांग वांग हूँ। मैंने फूड साइंस की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत से डेकोरेशन इंडस्ट्री में घुस गया। लेकिन आज मुझे अपनी फैमिली के खाने का इंतजाम करने के लिए अपनी फूड नॉलेज और कनेक्शंस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने अपनी वाइफ को उठाया। कल रात दोनों बहनों ने फोन पर बात कर ली थी। पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान सुनकर मेरी साली तुरंत राजी हो गई थी। उसने अपनी नाइट शिफ्ट का फायदा उठाकर सारी मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शंस भी पहले ही मेरी वाइफ के फोन पर भेज दिए थे। मेरी मॉम भी उठ गई थी। हम तीनों ने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और अपने अपने काम बांट लिए। मेरा काम था लोकल सप्लाईज का जुगाड़ करना। मेरी वाइफ गाड़ी लेकर अपनी बहन को लेने जाने वाली थी और रास्ते में उसे ई प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयां भी खरीदनी थी। और मेरी मॉम हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गई। मैंने अपनी मॉम को इस प्रिपरेशन में क्यों इन्वॉल्व नहीं किया, इसके पीछे मेरी कुछ रीजंस थी। पहली बात, वो 70 साल से ज्यादा की हैं।
मेरे इन-लॉज से कम 10 साल बड़ी, वो वैसे भी ज्यादा काम नहीं कर सकती। दूसरी बात, उन्हें हर जगह घूमने का शौक है और उनके बहुत सारे दोस्त हैं। अगर वो अचानक से इतनी बिजी हो जाएंगी तो उनके दोस्तों को शक हो जाएगा और हमारी सीक्रेट प्लानिंग लीक हो सकती है। तीसरी बात, उन्होंने 50 सालों तक सोसाइटी की सेवा की है। लोगों के प्रति उनकी लॉयल्टी बहुत मजबूत है। अगर उन्हें सच पता चल गया तो पक्का वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने चली जाएंगी। अब उससे कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन हमारा प्रिपरेशन का प्लान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपनी वाइफ से कहा, देखो तुम्हारे डैड की डेंजा D9 हमारी BYD टैंक से ज्यादा बड़ी है, चलाने में भी कंफर्टेबल है और इसमें सामान भी ज्यादा आ जाएगा। मैंने डेंजा की बैटरी चेक की है, वो फुल चार्ज है और 320 किलोमीटर तक जा सकती है। तुम इसे सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर ही चलाना। तुम्हारी बहन के वहां पेट्रोल पंप पर फ्यूल सस्ता मिलता है। गाड़ी की टैंक फुल करा लेना और 10 लीटर के 4 एक्स्ट्रा कैंस भरकर अपने सामान के नीचे छुपा कर ले आना। और हाँ, जो कुछ भी खाने का मन हो वो सब खरीद लेना। इसके बाद कभी मौका नहीं मिलेगा। मैंने उसे विदा किया। अब मैंने अपने काम निपटाने शुरू किए। सबसे पहले मैं अपना ऑर्डर किया हुआ इलेक्ट्रिकल सामान और एलिवेटर कंट्रोल पैनल लेने गया। एलिवेटर पैनल में मैंने पासवर्ड वेरिफिकेशन और हार्डवेयर परमिशन वाला एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम सिलेक्ट किया था। एलिवेटर शॉप का मालिक मुझे बड़ी हैरानी से देख रहा था कि मैंने इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों चुना। उसने चुपके से मुझसे पूछा, भाई तुम्हारा एड्रेस कहाँ है? तुम कौन सा खतरनाक गेम खेल रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा, अपनी आंखें छोटी की और कहा, भाई ये एक सीक्रेट क्लब है जहाँ हम तलवारों से लड़ते हैं। क्या तुम भी रात को आना चाहोगे? ये सुनते ही डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। इसके बाद मैं एक ग्रेन एंड ऑयल कंपनी गया जहां से मैंने चावल, आटा और अलग अलग तरह के अनाज ऑर्डर किए। चूंकि अनाज ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक ही सही रहता है, इसलिए मैंने उसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदा। एक इंसान के लिए महीने का 7.5 kg अनाज काफी होता है। मैंने मेन ग्रेन्स और मिक्स्ड ग्रेन्स का रेशियो 9:1 रखा और पूरे 3 साल का रेशन खरीद लिया। कुकिंग ऑयल की बात करें तो हमारी फैमिली को ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं होती। वैसे भी हम सब थोड़े मोटे हैं, तो 3 महीने के लिए 5 लीटर के हिसाब से मैंने सोयाबीन ऑयल के 12 कंटेनर्स खरीद ली। खाने में वैरायटी बनी रहे इसलिए मैंने थोड़ा सोयाबीन ऑयल कम कर दिया और उसकी जगह बटर ज्यादा ले ली। बटर सिर्फ कुकिंग में ही नहीं बल्कि वेस्टर्न डिशेस और डेजर्ट्स बनाने के भी काम आएगा। हमारे घर में आटा कम खाया जाता है, इसलिए 5 kg के 10 पैकेट्स काफी थे। इसके अलावा मैंने 5 पैकेट्स लो ग्लूटेन फ्लोर भी लिया ताकि कभी कभी कुछ अच्छा बन सके। मैंने उन्हें सारा सामान पैलेट्स पर रखकर प्लास्टिक से अच्छी तरह रैप करने को कहा। मैंने थोड़ी समझदारी दिखाते हुए उन्हें ये सारा सामान कल मेरे अपने वेयर हाउस पर डिलीवर करने को कहा। फिर मैंने शेल्फ वाली फैक्ट्री में कॉल किया और उन्हें आज दोपहर तक ही शेल्फ्स भिजवाने को कहा। मैंने उन्हें पैलेट्स का ऑर्डर कम करके 30 कर देने को कहा, क्योंकि ग्रीन कंपनी वालों ने मुझे मुफ्त में पैलेट्स दे दिए थे, वो भी बिना किसी डिपॉजिट के। बस उन्हें वापस करना था। मैंने अपनी गाड़ी का सारा सामान अपने फादर इन लॉ को दिया और उन्हें बिल्डिंग साइट पर छोड़ दिया। वो दोपहर में वहां इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस और सर्किट्स का काम संभालने वाले थे और मैं हाई स्पीड ट्रेन पकड़कर प्रोविंशियल कैपिटल निकल गया। कैपिटल जाने के मेरे 2 मेन रीजंस थे। पहला, मुझे अपने एक दोस्त से कैपिटल के नंबर प्लेट वाली एक 40 फीट लंबी रेफ्रिजरेटेड ट्रक मांगनी थी। इसका यूज मैं अपने वेयर हाउस से सारा सामान कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए करने वाला था। इससे किसी को शक नहीं होगा और मैं कह सकूंगा कि सारा सामान कैपिटल भेजा जा रहा है। साथ ही बिना किसी की नजरों में आए मैं सारा सामान चुपचाप कोल्ड स्टोरेज में भी पहुंचा सकता था। दूसरा रीजन ये था कि मुझे कुछ फूड कंपनीज के पास जाना था जिन्हें मैंने ढूंढ निकाला था। ये कंपनीज डिहाइड्रेटेड सब्जियां, सूप पैकेट्स, रेडी टू ईट मील्स और सॉफ्ट कैंस बनाती हैं। सॉफ्ट कैंस असल में एल्यूमिनियम प्लास्टिक बैग्स में पैक किया हुआ कैंड फूड होता है। उनके पास लाइट स्नैक्स, टेरो बॉल्स, बोबा पर्ल्स, मोची, ड्राई टोफू, आइस जेली, मिल्क टी पाउडर और फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स भी थे। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो इस ट्रक का 78 क्यूबिक मीटर्स का फ्रोजन फूड हमारी फैमिली के 3 साल के खाने के लिए काफी होगा। और सबसे मजेदार बात यह थी कि इस ट्रक का कूलिंग सिस्टम निकालकर इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जा सकता था। हम उसे निकालकर स्टोरेज एरिया में एक शेड बनाकर अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज बना सकते थे। ये बिल्डिंग के अंदर एक मिनी कोल्ड स्टोरेज बन जाएगा जो रेफ्रिजरेटर का परफेक्ट रिप्लेसमेंट होगा। और वैसे भी हमारे पास इंसुलेशन मटेरियल्स की कोई कमी नहीं थी। शाम तक मैं ट्रक को सामान से फुल करके अपनी कंपनी के वेयरहाउस वापस ले आया। मैंने ट्रक को पार्क किया। मेरे फादर इन लॉ वहां पहले से ही पहुंच चुके थे। हम दोनों ने मिलकर ट्रक के कूलिंग सिस्टम को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया ताकि सामान खराब ना हो। मेरे फादर इन लॉ ने किनारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अनाज, तेल और शेल्फ सब आ चुके हैं। जब मैं अंदर आ रहा था तो किसी ने मुझसे पूछा कि ये सब क्या है, तो मैंने कह दिया कि तुमने किसी गांव में एक सुपरमार्केट का प्रोजेक्ट लिया है, उसी का सामान आ रहा है। बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल काम भी पूरा हो गया है। मैंने कहा, बहुत बढ़िया। वो जो साउंड प्रूफ प्रीफैब रूम्स के मटेरियल्स थे, मैंने फोक लिफ्ट से उन्हें एलिवेटर में डालकर 4th फ्लोर पर पहुंचा दिया है। मैंने चेक किया, उसके फ्रेम्स को इंस्टॉल करना सच में बहुत आसान है। बस फोक लिफ्ट से बोर्ड को सहारा देना है, होल्स अलाइन करने हैं और स्क्रूज कस देने हैं। लेकिन अकेले होल्स अलाइन करना आपके लिए मुश्किल रहा होगा। डैड ने कहा, वो दोनों लड़कियां दोपहर में ही वापस आ गई थी, उन्होंने ही मेरी मदद की थी। मैंने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी? डैड बोले, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मुझे यहाँ छोड़कर घर वापस जा चुकी है। हमने वेयर हाउस बंद किया और हम दोनों एक टैक्सी लेकर हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन गए ताकि मैं अपनी गाड़ी वापस ला सकूं। रास्ते में डैड ने मुझसे पूछा, तुमने अभी तक जो भी प्लान बनाया है वो सब सिर्फ छुपने के लिए है, लेकिन अगर एक दिन ऐसा आया कि हम वहां और नहीं छुप पाए तो भागने का क्या प्लान है?
मैंने ट्रैफिक लाइट्स को चमकते हुए देखा और कहा, मैंने इसके बारे में भी सोच लिया है। कल मैं आपकी डेंजा D9 और अपनी BYD टैंक को सर्विसिंग के लिए भेज दूंगा। दोनों ही गाड़ियां DM IP मॉडल्स हैं। फुल टैंक और फुल चार्ज के बाद ये आराम से 1200 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है। मेरी BYD टैंक के ऑफ रोड एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को भी हम फुल कर देंगे। मैंने आज ही अपनी वाइफ को 16 लीटर्स एक्स्ट्रा पेट्रोल लाने को कहा है। इन सब को मिलाकर हमारी रेंज 2500 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी। BYD का सुपर हाइब्रिड सिस्टम अलग अलग मोड्स में काम कर सकता है। इसमें पावर भी ज्यादा है, स्पीड अच्छी है, स्टेबिलिटी है और फ्यूल भी कम पीता है। मेरी टैंक इलेक्ट्रिक मोड पर 240 किलोमीटर से ज्यादा जा सकती है और आपकी डेंजा तो 260 किलोमीटर तक जा सकती है। ये चुपके से ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरने के लिए सबसे बेस्ट है। मैं दोनों गाड़ियों में ऑफ रोड बुलेट प्रूफ टायर्स लगवा दूंगा। 27th के बाद हम सीढ़ियों के पास दोनों गाड़ियों पर मेटल नेट्स वेल्ड करना शुरू कर देंगे। नॉर्मली हम गाड़ियों को ग्राउंड फ्लोर के लोडिंग प्लेटफॉर्म के एकदम पीछे पार्क करेंगे। बाहर से हम एक फेक जिप्सम वॉल बना देंगे। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हम सीधा दीवार तोड़कर गाड़ी भगा ले जाएंगे। डैड ने पूछा, लेकिन हम गाड़ी तक पहुंचेंगे कैसे? मैंने कहा, जब भागने का वक्त आएगा तो हो सकता है कि बाहर ज़ॉम्बीज या दुश्मन लोग हों। जब ये कोल्ड स्टोरेज बन रहा था तो सेफ्टी के लिए उन्होंने एक इमरजेंसी एस्केप रूट बनाया था। वो बस एक मेटल पोल है जिसे पकड़कर हमें नीचे खिसकना होगा। ओनर को वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था तो उसने मुझे उसे कवर करने को कहा था। मुझे बस उस पोल के नीचे कुछ शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल बिछाना होगा। माना कि हमने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन हम कर लेंगे। डैड ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा। एक बार हम वहां शिफ्ट हो जाए तो सबको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। गाड़ी लेने के बाद हम एग्रीकल्चरल मशीनरी मार्केट गए। DJI के एग्रीकल्चर ड्रोन्स बहुत पावरफुल होते हैं और काफी देर तक उड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए मैंने उसे खरीदने का प्लान ड्रॉप कर दिया। मैंने क्रेडिट पर एक ड्रोन रेंट कर लिया और एक ड्रोन पायलट भी बुक कर लिया। हमारी बात हो गई है। 27th की सुबह मैं ड्रोन ले लूंगा और वो पायलट 27th की दोपहर को मुझसे मिलेगा। उम्मीद है कि वो टाइम पर आ जाएगा। मुझे उसे भी अपने साथ शेल्टर में पनाह देने में कोई एतराज नहीं था। मैंने टाइम देखा, रात के 8 बज रहे थे। हमने फैसला किया कि अब हम घर नहीं जाएंगे। हमने रास्ते में ही कुछ हल्का फुल्का खाया और वापस कोल्ड स्टोरेज लौट आए। हमने कोल्ड स्टोरेज की छत पर लगी सभी 8 ग्रुप्स की 64 एक्सप्लोजन प्रूफ लाइट्स को ऑन किया। फिर दरवाजा बंद करके बाहर से आवाज सुनी। आवाज बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन एकदम साइलेंस भी नहीं था। हमने आधे घंटे तक अलग अलग तरीके से टेस्ट किया। हमें समझ आ गया कि अगर हम सिर्फ एक ग्रुप की लाइट्स ऑन रखें तो बाहर बिल्कुल आवाज नहीं जाएगी। इसलिए हमने प्लान बनाया कि हम एक्स्ट्रा स्विचेस लगाएंगे और 8-8 लाइट्स के ग्रुप्स को बदलकर 2-2 लाइट्स का ग्रुप बना देंगे। और हमने तुरंत काम शुरू कर दिया। एक स्विच खोलने के बाद हमने देखा कि लाइट्स का कनेक्शन सीरीज में नहीं है, बल्कि न्यूट्रल वायर पैरेलल में कनेक्टेड है। इससे हमारा बहुत सारा काम आसान हो गया। हमने न्यूट्रल वायर्स को अलग किया और सिर्फ 2 वायर्स को जोड़ा। फिर लाइट ऑन करके टेस्ट किया तो सच में कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरवाजे के बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। अंदर भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हमने आधे घंटे में सारी लाइट्स को 2-2 के ग्रुप्स में बांट दिया, स्विचेस इंस्टॉल कर दिए और कुछ एक्स्ट्रा वायर्स भी छोड़ दिए। बाद में हम लिविंग एरिया से भी इन लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस लगा देंगे। अगर एपोकलिप्स में इंटरनेट बंद ना होने वाला होता और सर्वर का पंगा ना होता तो मैं पक्का स्मार्ट स्विचेस लगाता। मैंने डैड के बनाए हुए प्री फैब रूम को चेक किया। वो एकदम परफेक्ट था। फिर हम दोनों एक एक फोकलिफ्ट लेकर दोबारा काम पर लग गए। रात के 11:30 बजे तक हमारा प्री फैब रूम पूरी